नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। अब रविवार 9 जून को शुभ मुहूर्त के मुताबिक शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, कितने मंत्री शपथ लेंगे, किस पार्टी को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, इन सब बातों को लेकर जेपी नड्डा के घर एनडीए के साथी दलों के साथ बात हो रही है। लेकिन फिलहाल कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, इसलिए अंदाजे लगाना बेकार है। वैसे भी आज नरेंद्र मोदी ने कहा, आखिरी फैसला मुझे करना है, इसलिए नेता चर्चाओं, अफवाहों और ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में ना पड़े। विरोधी दलों के जो नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर शक जता रहे थे, दावे कर रहे थे कि सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी, आज उन्हें भी करारा जवाब मिल गया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र में मिली लैंडस्लाइड विक्ट्री में नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका है। मोदी ने दुनिया में भारत को बड़ी ताकत बनाया है। अब देश और आंध्र प्रदेश का विकास मोदी के नेतृत्व में होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि रविवार को 2 दिन बाद क्यों, वो तो चाहते हैं नरेंद्र मोदी आज ही शपथ लें और मिलकर काम शुरू करें। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में खड़े होकर संविधान को नमन करने के बाद विरोधी दलों पर तीखे हमले किए। मोदी ने कहा, अब पूछना चाहिए कि ईवीएम मरा या जिंदा है। कांग्रेस 10 साल बाद भी 100 सीटों का आंकड़ा नहीं छू पाई। इसके बाद भी विरोधी दलों के नेता हार को जीत और जीत को हार बनाने का स्वांग कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि एनडीए भारतीय राजनीति का सबसे सफल और सबसे मजबूत गठबंधन है। 3 दशकों से लगातार जनता का विश्वास एनडीए पर बरकरार है और दूसरी तरफ चुनाव खत्म होते ही इंडिया अलायंस में बिखराव शुरू हो गया। एनडीए के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा, न हम हारे थे न हारे हैं, अब पूरे विश्वास के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, सबको साथ लेकर भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। मोदी ने आज जो कहा, जिस अंदाज में कहा, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और दूसरे सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस तरह से एकता दिखाई, उससे अंदाजा मिल गया कि अगली सरकार कैसे चलेगी, कितनी मजबूती से चलेगी। लेकिन विरोधी दलों के नेताओं ने मोदी के संबोधन पर जिस तरह से रिएक्ट किया, वो भी देखने लायक है। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार में हिस्सेदारी को लेकर बीजेपी के साथ सहयोगी दलों की क्या बात हो रही है, इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी की बात से। आज सुबह 11 बजे पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के सांसद और उनके नेताओं की मीटिंग हुई। सेंट्रल हॉल में पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले संविधान के सामने सिर झुकाया, संविधान की कॉपी को हाथ में लेकर उसे माथे से लगाया, उसे नमन किया और इसके बाद इस मीटिंग में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव किया। अमित शाह, नितिन गडकरी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ने राजनाथ सिंह के प्रस्ताव को सेकंड किया और फिर सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया। इसके बाद मोदी ने कहा कि देश की जनता ने उन्हें लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी है और वो देश के भरोसे पर खरा उतरने के लिए जी जान लगा देंगे। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात ईमानदारी से मेहनत करेंगे। मोदी ने 2024 की जीत को महाविजय बताया और कहा कि विरोधी दलों ने इस बड़ी जीत को हार बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन न हम हारे थे न हम हारे हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, ये एनडीए का महाविजय है।
और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए। सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे हैं। कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना, लेकिन उसकी ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है, और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है, वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है, और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने उन सभी नेताओं को जवाब दिया जिन्होंने चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। मोदी ने कहा वो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया में सबसे ज्यादा परिपक्व है, मैच्योर है, और विरोधी दलों ने हमारे लोकतंत्र को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद ईवीएम को लेकर मोदी ने विपक्ष पर हमला किया। मोदी ने कहा जब इलेक्शन के नतीजे आने शुरू हुए तो सबसे पहले उनके मन में यही सवाल आया, क्या अब भी इंडिया अलायंस के लोग ईवीएम पर सवाल उठाएंगे? मोदी ने कहा कि चुनाव के जो नतीजे आए उसने विपक्ष के मुंह पर ताले लगा दिए। जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का विरोध करते हैं तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा। मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं। वे टेक्नोलॉजी को हम महत्व न समझते हैं, न टेक्नोलॉजी स्वीकार करने को तैयार है। और ये सिर्फ ईवीएम में दिखाई दिया, ऐसा नहीं, यूपीआई में दिखाया,
जब हमने कहा कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, फिनटेक की दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम हो गया, मानने को तैयार नहीं। यानी मूलतः ये प्रगति के विरोधी, आधुनिकता के विरोधी, टेक्नोलॉजी के विरोधी इंडी अलायंस। नरेंद्र मोदी ने आज फिर कहा कि कांग्रेस का जो रवैया है, उनके नेताओं की जो सोच है, उसके बाद कांग्रेस का गर्त में जाना तय है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस से इतनी कोशिश की, इतना झूठ फैलाया, इतनी मनगढ़ंत बातें की, लेकिन फिर भी 10 साल के बाद भी 100 सीटों तक नहीं पहुंच पाई। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की इस हालत की सिर्फ एक ही वजह है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता आज भी देश की जनता का मूड नहीं समझ पा रहे। देश 21वीं सदी में पहुंच गया, लेकिन वो लोग 19वीं सदी की सोच पर ही चल रहे हैं। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है, उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है। वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि चुनाव में पूरा इंडिया अलायंस सिर्फ मोदी को हराने में लगा रहा। विपक्षी गठबंधन ने इस बार अपना नाम बदला, लेकिन जनता उनके चरित्र को नहीं भूली। जनता को इंडिया अलायंस के घोटाले याद हैं, इसलिए जनता ने इंडिया अलायंस को रिजेक्ट कर दिया। मोदी ने कहा कि एनडीए 30 साल से एकजुट है, एक साथ है, लेकिन विरोधी दल जो सत्ता के लालच में इकट्ठे हुए थे, चुनाव खत्म होते ही उनमें बिखराव शुरू हो गया। हर चीज में उनका कैरेक्टर दिखाई देता है। और क्या रहा, फोटो ऑप के लिए तो उन्होंने अलायंस घोषित कर दिया है, लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं, चुनावी जंग में एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकते रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि ये तो हमारा वैचारिक अलायंस है, वो विचार लेवल पर ठीक है, बाकी नीचे तो हमारा अपना हम तैयार करेंगे। और अब फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो सीट के आधार पर अलायंस करेंगे, टोटल न भी करें, ये भी खेल खेला। और अभी अभी तो चुनाव पूरा शुरू कर दिया कि ये तो हमारा अलायंस लोकसभा के चुनाव के लिए ही था, बाद में नहीं है, ये भी शुरू कर दिया। यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना 4 जून के बाद बिखराव शुरू हो जाएगा, और वो शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते थे, लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निश्चित होता तो साथ देना, वरना नहीं देना, एक कैरेक्टर था। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सहयोगी दलों को धन्यवाद दिया। कहा, चुनाव के दौरान जिस एकजुटता के साथ, जितनी मेहनत के साथ एनडीए के साथियों ने काम किया, उसका नतीजा सबके सामने है। मोदी ने खास तौर पर दक्षिण भारत का जिक्र किया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की जमीनी तैयारी, रणनीति और पवन कल्याण के सहयोग की सराहना की। मोदी ने कहा, यह पवन नहीं, आंधी है। मोदी ने कहा कि दक्षिण में एनडीए ने नई तरह की राजनीति की नींव रखी है, जिसमें कल की इमारत साफ साफ दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत में एनडीए ने
एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। अब देखिए कर्नाटक एंड तेलंगाना, अभी अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में दोनों जगह साथियों, तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा, और वहां हमारा एनडीए समूह बहुत बड़ा भी है, और कईयों को पता था कि हम एक साथ एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साथ रहेंगे। और मैंने बहुत से एनडीए के साथी तमिलनाडु में ऐसे हैं कि जिनका कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए वो जी जान से जुटे थे। और इसलिए आज तमिलनाडु में भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है, वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है। केरला, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं, और आज पहली बार संसद में केरल से हमारा प्रतिनिधि बन के आया। आज चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह की गर्मजोशी दिखाई, जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, और फिर एनडीए के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुनते समय उनके स्वागत में जो बातें कही, वो उन लोगों को जवाब थी जो चंद्रबाबू नायडू को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे थे। नायडू ने कहा उन्होंने 3 महीनों के दौरान नरेंद्र मोदी की मेहनत को देखा है, उनके कमिटमेंट को देखा है। मोदी ने दुनिया में देश का सिर ऊंचा किया है। इसके बाद नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े रहना देश के लिए जरूरी है। नायडू ने कहा सही वक्त पर सही नेता मिलना देश का सौभाग्य होता है। भारत का सौभाग्य है कि भारत को सही वक्त पर नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला। I have seen for the election campaign, for the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Always to have a leader, right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time, that is Narendra Modi. We are moving very aggressively. The reason is very clear. We are having leader. That leader is Narendra Modi. Now, I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. वैसे आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में सबकी नजरें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर थी। सेंट्रल हॉल में जिस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, उस पर मोदी के अलावा 12 नेताओं को जगह दी गई थी। मोदी के ठीक बगल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एनसीपी के अजित पवार, जनता दल सेक्युलर के एचडी कुमार स्वामी और जनसेना पार्टी के पवन कल्याण बैठे थे। दूसरी तरफ तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवसेना के एकनाथ शिंदे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान,
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल को स्थान दिया गया था। सबने मोदी की तारीफ की, उनके नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया, लेकिन नीतीश कुमार का अंदाज सबसे इंटरेस्टिंग था। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में लोगों ने तमाम तरह के झूठ फैलाने की कोशिश की, कुछ जगहों पर वो जीत भी गए, लेकिन अगली बार उन्हें भी हरा देंगे। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद शपथ लेंगे, लेकिन उनकी इच्छा तो यह है कि वो आज ही शपथ ले लें, जल्दी काम शुरू करें। नीतीश की इस बात पर नरेंद्र मोदी भी ठाका लगाकर हंसे। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। और ये बहुत ही खुशी की बात है, 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। इधर उधर कोई करना चाहता, उसको कोई लाभ नहीं है। क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह 2 दिन बाद है, संडे को है, शाम 7:15 बजे का मुहूर्त है। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा यह है कि किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे, कौन कौन मंत्री बनेगा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के अंत में इन सारी अफवाहों पर विराम लगाने की बात कही। मोदी ने कहा कि एनडीए की नई सरकार में मंत्री कौन बनेगा, गठबंधन में किसे क्या मिलेगा, इसको लेकर जो कहा जा रहा है, जो खबरें दिखाई जा रही हैं, वो सब फिजूल की बातें हैं। ब्रेकिंग न्यूज का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इन सब के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैसला मुझे ही करना है। पिछले 2 दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था, सब मैंने कहा भी जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। तो मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है, मंत्री में आपका नंबर कर सकता हूं, आया, हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा, तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए,
हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है वे। आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी कहे भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकिन, और कुछ लोग बदइरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। आज वो नेता निराश होंगे जो चुनाव के दौरान कहते थे लिखकर ले लो 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। वो नेता हताश होंगे जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि एनडीए में घमासान होगा और मोदी की जगह कोई और होगा। अब वो कह रहे हैं कि मोदी गठबंधन की सरकार कैसे चलाएंगे। इसका जवाब आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने दे दिया। दोनों ने कहा कि देश के विकास के लिए मोदी सबसे उपयुक्त प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। लेकिन जब कांग्रेस के नेता एनडीए को नायडू डिपेंडेंट अलायंस और नीतीश डिपेंडेंट अलायंस बताने लगे, तो मोदी ने याद दिला दिया कि एनडीए की इस बार जो सरकार बनी है वो अब तक की किसी भी अलायंस सरकार में से सबसे मजबूत सरकार है। और यह बात सही है कि जब 2004 में कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई थी तो कांग्रेस के पास 145 एमपीज थे, और जब 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कांग्रेस के 206 सांसद थे। अब इस अलायंस सरकार में बीजेपी के 240 एमपी हैं। मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि पहली की तरह अटकलों और अफवाहों और मिडिलमैन का दौर अब नहीं आने देंगे। न तो मोदी का सरकार चलाने का तरीका बदलेगा, न तेवर न अंदाज। एक बात और, मोदी के इस बार प्रधानमंत्री बनते ही बहुत सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। वो इश्यूज जो राहुल गांधी और उनके साथियों ने चुनाव के दौरान उठाए थे। एक तो ये कि भारत में लोकतंत्र को न कोई खतरा था, न है और न कभी हो सकता है। दूसरा, ईवीएम में न कभी कोई गड़बड़ी थी न की जा सकती है। तीसरा, इलेक्शन कमीशन न किसी को चुनाव जिता सकता है न हरा सकता है, वो सिर्फ चुनाव करवा सकता है। और चौथी बात यह कि 10 साल के इंतजार के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता का संवैधानिक पद होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास इस बार इतनी सीटें हैं कि वो नेता विपक्ष बना सके। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में यह संदेश गया है। इसके लिए देश की जनता का आभार मानना चाहिए। अगर इस बार फिर बीजेपी 300 पार कर लेती तो ये सारे डाउट, ये सारे सवाल यूं के यूं बरकरार रहते। अब पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत में डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है, भारत में चुनाव फ्री एंड फेयर होते हैं, सारे शक शुबे अब हमेशा के लिए दफन हो गए, और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने बताया कि प्रेसिडेंट ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया है और शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट मांगी है। इसका प्रोसेस चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के घटक दोनों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की। जेपी नड्डा के साथ इस मीटिंग में राजनाथ सिंह और अमित शाह दोनों मौजूद थे। तीनों नेताओं ने जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार से बात की, और इसके बाद एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे,
अजित पवार और छगन भुजबल जेपी नड्डा के घर पहुंचे। इसके बाद नड्डा और राजनाथ ने एकनाथ शिंदे से भी बात की। फिर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी और चिराग पासवान भी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह से अलग अलग मिलकर अपनी इच्छा उन्हें बताने के लिए गए। अब इन मीटिंग्स में क्या हुआ, किसकी क्या मांग है, बीजेपी कितनी मांग पूरी कर सकती है, मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी का क्या फॉर्मूला निकाला गया है जिस पर काम हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास। देवेंद्र, आज तो मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि भाई उनके मंत्रिमंडल में कौन होगा, किसे क्या विभाग मिलेगा, इस पर कोई कयास लगाने की, अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी होगी, क्या इसका कोई फॉर्मूला बना है, कोई जानकारी आपके पास है? बिल्कुल रजत जी, 2 दिन पहले इंडिया टीवी ने जिस खबर को दिखाया था, आज एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर मुहर लगाई है। 2 दिन पहले आप ही के प्रोग्राम में उन्होंने बताया था कि ये जो भी चल रहा है शर्त और अलग अलग मंत्रालय और ये डिमांड टीडीपी ने रखी, ये जेडीयू ने रखी, वो महज कोरी कल्पना है, अटकलबाजी है। उसी चीज़ को पीएम ने बताया। दूसरी चीज़ की जो जानकारी सामने आ पाई अब तक, पहली बात तो ये है कि बीजेपी के किस राज्य से कितने मंत्री हो सकते हैं, कल इस पर निर्णय लिया जा चुका है। आज जो जेपी नड्डा के घर सहयोगी दल के जो लोग पहुंच रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल को लेकर ही पहुंच रहे हैं और एक एक करके इसीलिए उन्हें बुलाया गया है। और जब उन्हें बुलाया गया तो उनसे पहले पूछा जाता था कि उनकी क्या अपेक्षा है और फिर उसके बाद वो अपनी बात बताते थे और बीजेपी की तरफ से भी वो बात बता दी गई है। और उसमें जैसे शिंदे गुट हो, एनसीपी हो, जेडीएस हो, कर्नाटक से एक एक मंत्री इन लोगों को दिया जाएगा, आरएलडी एक मंत्री दिया जाएगा, अनुप्रिया पटेल के लिए एक मंत्री दिया जाएगा, इस तरह की चीज़ों को बता दिया गया है। चिराग पासवान भी उसमें शामिल हैं। लेकिन व्यक्ति कौन होंगे और क्या किसी स्पेसिफिक फॉर्मूले के आधार पर ही इन सारी चीज़ों को तय किया जाएगा, जहां पे ज़्यादा सांसद हैं, उसके बाबत रजत जी कोई जानकारी नहीं दी जा रही। और जो लोग भी मिलने जा रहे हैं, जो नेता, उनको एक खास हिदायत दे दी जाती है कि क्योंकि 1-to-1 ये मुलाकात है, यानी कि 3 नेता बीजेपी के जो कि बड़े नेता हैं और उसके अलावा जो सहयोगी दल के जो नेता हैं वही जा रहे हैं, तो अगर ये बात बाहर गई तो समझा जा सकता है कि ये बात कहाँ से बाहर जाएगी और ये बात होनी नहीं चाहिए। और उस लिहाज से जो लोग भी वहाँ से, जो नेता वहाँ से मिलकर निकले हैं, वो एकदम से टाइट लिप्ड रह रहे हैं। बहुत पड़ताल करने के बाद बस ये बताया गया कि हाँ, मंत्रिमंडल को लेकर ही बातचीत हुई है। उनमें से एक दल ने ये भी ज़रूर बताया कि उनकी इच्छा है, जो इस बात को उन्होंने कहा भी कि अगर कृषि मंत्रालय मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन समझा जा सकता है कि ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। अब इस कवायद के बाद अब ये बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ कर देंगे और उसके बाद पीएम मोदी अपना मंत्रिमंडल बनाएंगे। एक चीज़ और जो संकेत मिल रहा है, उस संकेत के हिसाब से कैबिनेट की जो सबसे बड़ी कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें एलाइज का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा। दूसरी चीज़ की उसकी जो प्रकृति है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इसके संकेत मिल रहे हैं। प्रकृति का मतलब ये कि जैसे महिला प्रतिनिधित्व उसमें दिया गया है सीसीएस में, हमें इस बात की जानकारी दी गई कि वो वैसी ही प्रकृति आगे भी जारी रहेगी और उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, ना ही कोई एलाइज का कोई प्रतिनिधि उसमें दिखेगा। बाकी जो मंत्रिमंडल है और उसमें जो मंत्रालय हैं वो एलाइज के बीच उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। रजत जी, देवेंद्र, मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी क्या है, परेशानी क्या है, खबरें निकल नहीं रही हैं और मोदी जी ने आज कह दिया तो उसके बाद तो और भी मुश्किल है, तो अटकलें लगाने का लाभ नहीं है। हम इंतज़ार करेंगे नरेंद्र मोदी जब मंत्रिपरिषद की पूरी लिस्ट बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र पाराशर ने मोटी मोटी बात तो बता दी, बीजेपी के किस राज्य से कितने मंत्री होंगे इसका फैसला हो चुका है, लेकिन कौन कौन मंत्री बनेगा इसकी जानकारी नहीं है। देवेंद्र ने यह भी बताया कि सहयोगी दलों को कितने मंत्री दिए जाएंगे इसका फैसला भी हो गया है। अजित पवार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान की पार्टी का एक एक मंत्री होगा। और देवेंद्र ने यह भी बताया कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में सहयोगी दलों का कोई सदस्य नहीं होगा, इसके संकेत मिले हैं, ये कोई डेफिनेट नहीं है। लेकिन जिसको कहते हैं कि वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री और होम मिनिस्ट्री ये उस कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी का पार्ट होते हैं, तो ये सहयोगी दलों को नहीं जाएगी। ये बात काफी ऑब्वियस भी है। मेरा अनुभव यह है कि नरेंद्र मोदी को जो फैसले करने होते हैं, वो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसको मंत्री बनाएंगे, किसको पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे, ऐसी बातों पर अटकलें लगाना अब तक बिल्कुल बेकार रहा है और आगे भी रहेगा। जब भी नाम उछाले गए उनमें से ज्यादातर गलत साबित हुए, इसलिए चुपचाप मंत्रिपरिषद की पूरी लिस्ट आने का इंतजार करना चाहिए। जिस वक्त दिल्ली में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना जा रहा था, उस वक्त राहुल गांधी बेंगलुरु में कोर्ट में हाजिरी लगा रहे थे। असल में चुनाव से पहले
कांग्रेस की तरफ से अखबारों में बीजेपी के खिलाफ एक विज्ञापन दिया गया था। कांग्रेस की इस एड में मुंबई सरकार पर करप्शन के इल्जाम थे। सरकारी कामों की रेट लिस्ट छाप दी गई थी। इसको लेकर कर्नाटक बीजेपी की तरफ से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस फाइल किया गया। राहुल गांधी के अलावा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार को भी इस डेफेमेशन केस में आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने इसी केस में राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी आज अदालत में पेश हुए, बेल की एप्लीकेशन लगाई। कोर्ट ने राहुल को बेल तो दे दी, लेकिन केस चलेगा। क्योंकि कांग्रेस के नेता भी समझ रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए थे उन्हें साबित करने के लिए तथ्य नहीं है, इसलिए अब सफाई दे रहे हैं। डीके शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस ने एड जारी किया था, इससे राहुल गांधी का क्या लेना देना। बीजेपी के लोग राहुल गांधी को परेशान करने के लिए अनैतिक काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसलिए वो अदालत में पेश हुए और केस लड़ेंगे। There was a miscomplaint, false complaint filed against him. He was no way connected to Karnataka advertisement what we had given. The advertisement was given based on the allegation remarks made by the BJP MLA and former union minister. Court had taken note of it, so appearance was to be done. So to respect the court, to honor the court's decision, he came to participate. He just participated and he has taken a bail. It is unethical. What they have done is unethical. आज एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी नागेंद्र ने सरकारी खजाने से गैर कानूनी तरीके से 187 करोड़ रुपए निकालने के केस में फंसने के बाद इस्तीफा दे दिया। एक सरकारी कर्मचारी की आत्महत्या के बाद यह बात सामने आई, क्योंकि सुसाइड नोट में बी नागेंद्र के कारनामों को उजागर किया गया था। इसी मामले में बी नागेंद्र को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर खामोश हैं। राहुल गांधी भी इस पर कुछ नहीं बोले। लेकिन यह सही है कि राहुल गांधी दूसरों पर बिना सबूत के आरोप लगाते हैं। किसी भी पॉलिटिकल लीडर पर करप्शन के इल्जाम एक गंभीर इशू होता है। ऐसे मामलों में हिट एंड रन से नुकसान होता है। अगर आरोप साबित ना हो पाए तो अगली बार जनता ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती। राहुल गांधी के केस में हमने देखा है कि वो कई बार आरोप लगाते हैं और उन्हें साबित नहीं कर पाते, और इसका नुकसान पूरे सिस्टम को होता है। और अब बात मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम की। नीट 2024 के रिजल्ट में गड़बड़ी एक बड़ा इशू बन गई है। दिल्ली से लेकर कोलकाता, मुंबई, भोपाल, कोटा, जयपुर, लखनऊ तक तमाम शहरों में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं से, मंत्रियों से, सरकारों से मिल रहे हैं, कोर्ट में अपील कर रहे हैं। सबकी मांग एक ही है, नीट में हुई गड़बड़ी की जांच कराई जाए, रिजल्ट को रद्द किया जाए, और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हुआ यह कि कट ऑफ लिस्ट बहुत हाई हुई, बड़े ऊपर तक गई। पिछले साल जो कट ऑफ 280 था वो इस बार बढ़कर 323 तक पहुंच गया। इसका असर यह है कि अच्छे नंबर आने के बावजूद स्टूडेंट्स को सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पा रहा। प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन मिलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा इस बार नीट के रिजल्ट में 67 टॉपर्स की घोषणा की गई, यानी 67 कैंडिडेट्स ने फुल मार्क्स हासिल करके नंबर 1 का रैंक हासिल किया। नीट एग्जाम के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पिछले साल के एग्जाम में सिर्फ 2 टॉपर्स थे। जो टॉपर्स हैं उनमें से 6 झज्जर के एक ही सेंटर से हैं। इनका रोल नंबर भी एक ही सीरियल में है। 2 स्टूडेंट्स को 719 और 718 मार्क्स मिले हैं, और नीट की मार्किंग के हिसाब से किसी भी सूरत में किसी स्टूडेंट को 718 या 719 मार्क्स नहीं मिल सकते। स्टूडेंट्स का कहना है कि नीट का रिजल्ट 24 जून को आना था, लेकिन उससे 10 दिन पहले 4 जून को इसलिए घोषित किया गया जिससे चुनाव नतीजों की आड़ में स्टूडेंट्स धांधली की शिकायत न कर पाएं और मामला दब जाए।
मैं एक्चुअली सेकंड ड्रॉपर हूँ। मैंने 3-4 साल से मैं नीट का परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहा था और मुझे नीट के एग्जाम के बाद ही पता चला कि पेपर भी लीक हुआ है, ग्रेस मार्क भी दिया है। इसकी वजह से जो रैंक है उसमें 50,000 का रैंक इन्फ्लेशन एक ही साल में आया है। जो मुझे गवर्नमेंट सीट 600 मार्क में मिल रही थी, अभी 600 मार्क में मुझे प्राइवेट भी नहीं मिल रहा है। नीट की हिस्ट्री में किधर 718 और 719 पॉसिबल ही नहीं था। ये साल 718 और 719 भी आए हैं एंड व्हेन वी गॉट टू नो देयर आर 300 मार्क्स जितना भी लोगों को ग्रेस दिया है फॉर लॉस ऑफ टाइम एंड देयर हैज नो बीन कि हमको कोई चीज का इंटीमेशन भी पहले नहीं दिया कि ब्रोशर में भी ये लोग ने मेंशन नहीं किया था कि देयर वुड बी ग्रेस मार्क का एनी प्रोविजंस। 2 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ और इतने अच्छे मार्क्स मिलकर भी शायद कॉलेज ना मिले तो क्या ही फायदा है ऐसे। प्रिपरेशन इतना विगरस था कि 2 साल फोन को भी हाथ नहीं लगाया। सुबह क्लासेस, शाम को पढ़ाई, रात तक पढ़ाई ही चलती थी। फिर भी पिछले साल मेरे स्कोर पे 621 के स्कोर पे अराउंड 17,000 रैंक था। वो अभी ट्रिपल से ज्यादा 57,000 हो गया। मेरे को जो सीट महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट कंफर्म होनी चाहिए थी वो मुझे मिल भी नहीं रही है। मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देके प्राइवेट भी मिलेगा कहीं दूर, तो ऐसा अन्याय क्यों इसी साल? लास्ट ईयर सिर्फ 2 लोगों को 720 आया था, इस बार 67, वो भी इतने सारे लोग एक ही सेंटर से। ये सारे स्कॉलर्स एक ही सेंटर में थे। हमें भी बोल देते, हम भी वही सेंटर में जाते। स्टूडेंट्स का कंसर्न जेन्युइन है, उनकी चिंता बिल्कुल ठीक है। हालांकि नीट एग्जाम कंडक्ट करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने किसी भी तरह की गड़बड़ से इनकार किया है। एनटीए का कहना है कि कट ऑफ इसलिए हाई है क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स ने बेहतर परफॉर्म किया। जहां तक कुछ स्टूडेंट्स को 718 या 719 मार्क्स मिलने का सवाल है, तो ये ग्रेस मार्क्स के कारण हुआ और ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ सेंटर्स पर एग्जाम देने में देर हुई थी। लेकिन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स एनटीए के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। पेरेंट्स का कहना है कि इस तरह के रिजल्ट से बच्चों के साथ साथ पूरे के पूरे परिवार डिप्रेशन में आ गए हैं। पेरेंट्स का कहना है कि एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, एनटीए ने जानबूझकर कुछ स्टूडेंट्स को फायदा दिया है, यह नाइंसाफी है और वो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। 4 मार्च को मेरे हस्बैंड के फादर की डेथ हो गई। मेरा बेटा अपने ग्रैंडफादर की डेथ पे नहीं गया, इतनी पढ़ाई करी, उसके जो भी प्रॉब्लम हुई 11,083 रैंक आ रही है, आ ही नहीं सकती। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ब्राउजर में क्लॉज नहीं है टाइम डिले के कारण मार्क्स देने का, तो मनमानी करके किसी को भी नया रूल बना के मार्क्स दिया है। दिस इज ए फ्रॉड। ये फ्रॉड हो सकता है इससे कि इन्विजिलेटर को ऑलरेडी बताया गया रहेगा कि आप आधा घंटा लेट दो, हम लोग मैनेज करेंगे बाद में जाके। इट वुड हैव बीन मैनेज। इसमें बच्चा नहीं, हम पूरा फैमिली इन्वॉल्व होता है कि हम लोग पूरे फैमिली उसके पीछे होते हैं। वो क्लास में से आके वो करीबन रात को 2-2 बजे तक पढ़ती थी, सुबह 6 बजे उठ के पढ़ती थी। आंसर की के हिसाब से वी वर वेरी हैप्पी कि जो आया बहुत अच्छा आया है, उसको बॉम्बे में वो मिल जाएगी सीट। पता चला कि अभी ऑल इंडिया लेवल के रैंकिंग के उसको कहाँ महाराष्ट्र में भी नहीं मिल रहा है। टाइम बहुत था उनके पास, तो अचानक इलेक्शन के बीच में क्यों रिलीज किया उन्होंने हमारा रिजल्ट? बहुत ही तनावपूर्ण है ये सिचुएशन, ना कि हमें हमारे पूरे घर को, पूरे फैमिली को तनावपूर्ण सिचुएशंस में जाना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारी डिमांड है सरकार से कि इस रिजल्ट पे और एडमिशन प्रोसेस पे स्टे लाए, बच्चों को न्याय दिलाए, सीबीआई की इंक्वायरी हो, फॉरेंसिक ऑडिट हो, क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट में ही पता चलेगा कि ऑफलाइन टेस्ट में किनको मार्क्स गलत तरीके से आवंटन किया गया है। ये वो पेरेंट्स हैं जिनका सपना था कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। नीट एग्जाम में हर साल लाखों विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं। एग्जाम में सफल होने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और इसके बाद अगर रिजल्ट में गड़बड़ी की बात सामने आए, नतीजों पर शक पैदा हो, तो स्टूडेंट्स का परेशान होना, पेरेंट्स का नाराज होना स्वाभाविक है और ठीक भी है। एनटीए की तरफ से जो सफाई दी गई है वो गले उतरती नहीं है। हालांकि अब मामला कोर्ट में है, लेकिन सरकार को इस मामले की जांच करानी चाहिए, तथ्य सामने आने चाहिए। अगर गड़बड़ी हुई है तो स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और रिजल्ट रद्द करके एग्जाम एक बार फिर से करवाना चाहिए। वर्ल्ड कप क्रिकेट में कल देर रात बड़ा उलटफेर हुआ। अमेरिका की नई नवेली टीम ने पाकिस्तान की अनुभवी टीम को हरा दिया। यूएसए की टीम में इंडियन ओरिजिन के 8 प्लेयर्स हैं और गुजराती ओरिजिन के कप्तान हैं, इसलिए हमारे देश में इसकी चर्चा ज्यादा हुई। मैच सुपर ओवर तक गया। आधी रात के काफी देर बाद
वो सुपर ओवर हुआ, मैंने वो सुपर ओवर देखा था। पाकिस्तान के मेन बॉलर आमिर पूरी तरह प्रेशर में थे। अमेरिका की टीम ने मौके का पूरा फायदा उठाया और पाकिस्तानी प्लेयर्स को यकीन ही नहीं हुआ कि वो यूएसए से हार गए। अब पाकिस्तान का अगला मुकाबला भारत से है। यह मैच संडे को होगा। इस मैच के बारे में मैंने टीम इंडिया के स्टार बैटर और विकेट कीपर ऋषभ पंत से बात की। आपकी अदालत में ऋषभ पंत ने बताया कि पाकिस्तान के साथ जब मैच होता है तो किस तरह का प्रेशर होता है, कितनी टेंशन होती है। 9 जून को आपका मुकाबला है पाकिस्तान से। तो लोगों के मन में बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत टेंशन है। पाकिस्तान के साथ मैच है, पाकिस्तान को हराना है। तो आपको भी एक्साइटमेंट है, टेंशन है? सर बिल्कुल टेंशन है। बिल्कुल सर टेंशन है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा बहुत बड़ा होता है बिकॉज प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, इमोशन इतने ज़्यादा होते हैं। बट आई थिंक जो हमारे को सपोर्ट मिलता है 140 करोड़ इंडियन से, वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और प्रिपरेशन तो सर हम कर ही रहे हैं। जो फॉर्मर कप्तान है पाकिस्तान के सलमान बट, उन्होंने थोड़े दिन पहले आपकी फिटनेस पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा ये बहुत मोटा है, ओवरवेट है, इसलिए गिर जाता है। सर मेरे को लगता है कि एक फेज होता है हर बंदे की लाइफ में। मेरा भी एक फेज हुआ करता था सर ऐसा, बट इंजरी से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल गया। तो एक चीज़ सोची थी सर कि इस चीज़ की मेरे को हमेशा टेंशन होती थी कि क्रिकेट की तो है ही लाइफ, बट एक फिटनेस की भी लाइफ, एक जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड होपफुली सर काफ़ी मेहनत करी है फिटनेस के ऊपर। आई थिंक उनको दिख भी रहा होगा थोड़ा सा कि यार नहीं यार ये मेहनत कर आया। बाकी तो सर जिसकी मर्जी है वो बोल सकता है जो बोलना है। चलो सारा गुस्सा वर्ल्ड कप में निकालना। सर सारा इकट्ठा करके वर्ल्ड कप के लिए रखा हुआ है मैंने। तो 1.5 साल से सर वेट कर रहा हूँ इसका मैं। और वाकई में ऋषभ पंत की फिटनेस अब कमाल की है और ये विकेट के पीछे नजर आता है, उनकी बैटिंग में नजर आता है। पाकिस्तान के बॉलर ऋषभ पंत से बहुत घबराते हैं क्योंकि ऋषभ पंत हमेशा फेयरलेस होकर खेलते हैं। बड़े से बड़े बॉलर की गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाना उनके लिए बहुत आसान होता है। ऋषभ ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारी और पाकिस्तान को हराने के जज्बे के बारे में बहुत सारी बातें बताई। इसकी एक और झलक आपको दिखा देता हूं। आपको लगता है इस बार ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा ये सब अच्छे फॉर्म में हैं इस समय? बिल्कुल सर जब सीनियर प्लेयर अच्छी फॉर्म में होते हैं, स्पेशली आईपीएल जैसे गया है, तो आप ये फॉर्म पिकअप करते हो वर्ल्ड कप में। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे प्रेशर बहुत होता है, बिकॉज वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप प्रेशर अगर अच्छे से हैंडल करते हो तो आई थिंक ट्रॉफी जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज माही भाई एक चीज़ बोलते हैं कि क्रिकेट ना परसेंटेज का गेम है। तो परसेंटेज जितनी अपनी तरफ रखोगे उतने आपके जीतने के ज़्यादा चांस है। तो सर जैसे एक्चुअली इन्वायरमेंट बना हुआ है, टीम एक्चुअली मेजॉरिटी पहले से सेलेक्ट थी, तो ऐसे इन्वायरमेंट में मेरे को लगता है सर बहुत ज़्यादा चांस है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। अब सबको इंतजार है संडे को न्यूयॉर्क में होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच का। उससे पहले शनिवार को आप ऋषभ पंत के कमेंट सुन सकते हैं आपकी अदालत में। इस शो में ऋषभ पंत ने विराट कोहली के बारे में, सूर्य कुमार यादव को लेकर, पैट कमिंस को लेकर बहुत सारे राज खोले। इन सबके कई सीक्रेट्स बताए। तो मेरी आपसे मुलाकात इसी इंटरेस्टिंग शो में होगी शनिवार रात 10 बजे।